अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 शो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं समीना राना। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने आज के मौज़ूआत के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस काबीना के इजलास में आज क्या फैसले हुए, इस पर बात करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर ब्रीफिंग दी गई और EVM मशीन्स के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग। इसके अलावा शफाफ टेस्टिंग के निज़ाम को वज़ा करने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है और कबायली अजला में 1 लाख इलाकों में 3G और 4G सर्विसेज का भी आगाज़ किया जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे और काबीना को क्या ब्रीफिंग दी गई और क्या फैसले हुए इस काबीना इजलास में, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद एक समिट भी जारी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस वर्चुअल समिट में शरीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब भी करेंगे। कुछ देर पहले चीनी सदर शी जिनपिंग ने भी खिताब किया। इस समिट का क्या मकसद है, इस पर भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली कोरोना की भी कुछ खबर लेंगे। कोरोना के हवाले से भी आपको आदाद शुमार और जो करंट सिचुएशन चल रही है उस पर आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन इलेक्शंस के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और दूसरी जानिब जो मकबूजा जम्मू व कश्मीर है वहाँ पर हफ्ता शुहदा मनाया जा रहा है, उसके हवाले से भी कुछ आपको आगाह किया जाएगा। यह सब कुछ होगा लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ है MCB बर्क रफ्तार। ये मिनटों में पैसे पहुंचाए जब भी मैं चाहूँ मेरे बर्क रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में, जो मैं MCB की 1400 से ज्यादा ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से आसानी से वसूल कर सकती हूँ या जरूरत के मुताबिक ATM से निकाल सकती हूँ और हमारी हर जरूरत पूरी हो जाती है फौरन। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में आज ये इजलास हुआ है और जिसमें इंतखाबी इस्लाहात और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने शफाफ टेस्टिंग निज़ाम वज़ा करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील देने का भी फैसला कर दिया है। और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर का दौरा किया था और वहाँ पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की थी कि बलूचिस्तान उनके दिल के बहुत करीब है। और कबायली अजला के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इलाके जो कि पीछे रह गए हैं तरक्की की दौड़ में, उन्हें बराबर लेकर आना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में आज एक फैसला हुआ कैबिनेट मीटिंग में, कबायली अजला के 1 लाख इलाकों में 3G और 4G सर्विसेज भी फराहम की जाएंगी। बिल्कुल जी। और इसके साथ जो एक बहुत अहम बात जिसकी तरफ आज इस काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर बात भी की। उन्होंने कहा जी कि जो नाराज़ लोग हैं बलूचिस्तान के, उनसे बात करने के लिए प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जी कि जो नाराज़ बलोच हैं उनसे बातचीत के लिए प्लान तैयार किया गया है। और जो लोग आपके मुल्क का हिस्सा हुआ करते हैं वो आपकी पूरी इकॉनमी का हिस्सा है, एक खानवादे का, एक फैमिली का हिस्सा हुआ करते हैं। और अगर उनमें से कुछ लोग नाराज़ हों तो उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए। और फाइनली हम लोग उस जानिब जा रहे हैं। और जो पिछली हुकूमतें थी उनकी कुछ जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी थी वो उनसे नाराज़ थी, जो अमायदीन थे वो उनसे नाराज़ थे, खफा थे। तो इस हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं वहाँ पे जो वो तमाम लोग, वो जो तमाम कम्युनिटीज़, जो ग्रुप्स हैं जो नाराज़ हैं, उनसे बातचीत करके जो उनके मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। बिल्कुल जी। और मज़ीद क्या फ़ैसले हुए हैं, काबीना को किन किन मामलात पर, किन उमूर पर ब्रीफिंग दी गई, इसकी डिटेल्स ले लेते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नवीद असर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद, ये बताइएगा कि आज कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से उमूर ज़ेर बहस आए और क्या फ़ैसले हुए आज की काबीना इजलास में? जी, वफाकी काबीना का इजलास जो है वज़ीर आज़म की सदारत में आज इस्लामाबाद में हुआ और उसमें बुनियादी तौर पे जो मुख्तलिफ फैसले हुए, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि भारतीय दहशतगर्दों के नेटवर्क को जो पकड़ा गया है उसके ऊपर अप्रिशिएट किया गया पंजाब पुलिस और CTD डिपार्टमेंट को। इसके अलावा इजलास में दीगर जो कौमी अमूर हैं उससे मुतल्लिक फैसले किए गए और उसमें वफाकी काबीना ने नाराज बलोच रहनुमाओं के हवाले से वज़ीर आज़म ने जो कल बात की थी कि उनके साथ बातचीत जो है उस मंसूबे पर जो है अमल दरामद शुरू करने के हवाले से भी बात की।
اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ 15 جولائی تک جو ہے وہ اس کا جو پورا نظام ہے وہ اس کو تیار کر لیا جائے گا. کابینہ میں بریفنگ جو دی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ اب تک جو فیصلے کابینہ نے کیے ہیں اس میں 91% فیصلوں پر عمل درآمد ہو چکا ہے. اس کے علاوہ کابینہ نے سیاحت کے فروغ کے حوالے سے مختلف اقدامات جو ہیں اور مختلف تعیناتیوں اور تقرریوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے ہیں. جی اچھا نوید، یہ بتائیے گا ہمیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے اندر دہشت گردی کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے، اور جو حالیہ واقعہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا لاہور کے اندر ایک دھماکے کا، اس حوالے سے بھی کچھ بات کی گئی ہے. تو اس پہ ہمیں ذرا اپڈیٹ کیجیے گا کہ جو دہشت گردی کے عمومی طور پہ جو واقعات ہوتے ہیں اور جو عمومی ایک نیٹ ورک کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا بات کی گئی ہے. جی بالکل، وزیر اطلاعات نے جو کابینہ کے اجلاس کے بعد بریفنگ دی اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو کامیابی ہے یہ فیوژن کے بعد ایک بڑی یعنی نیٹ ورک تھا بھارت کا جس کو پکڑا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اوورآل پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ مزید بہتر ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس میں انہوں نے سی ٹی ڈی، پنجاب پولیس اور انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کی یہ کارکردگی ہے کہ اتنے خطرناک جو گروپ ہے اس کو اس تک جو ہے معلومات جو ہے وہ ملی ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ آئندہ ایک ہفتوں میں مزید جو ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. بہت شکریہ نوید اظہر، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا ہے کابینہ اجلاس کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان سے بات کریں گے، ان سے بات کرنے کے لیے پلان تیار کریں گے. لیکن آج جو بریفنگ ہوئی اس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ بات ان عناصر کے ساتھ ہوگی جو بھارت کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان میں تخریب کاری نہیں ہو رہی. اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک بار پھر سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ یہ جو بھی حالیہ لاہور میں جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہوا اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ را ملوث ہے اس میں، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان میں بے چینی انتشار پھیلانے کی کوششیں کر رہا ہے. یہ دوسرا بڑا ثبوت جو ہے وہ سامنے آ گیا. اس سے پہلے کلبھوشن کی صورت میں ایک ثبوت جو تھا وہ سب کے سامنے تھا، اور پاکستان بھرپور طریقے سے پوری دنیا کے سامنے لے کر بھی آیا اس بات کو کہ کس طرح بھارت تخریب کاریاں کروا رہا ہے پاکستان میں. بالکل سمینہ، اور اسی حوالے سے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں شقیق احمد صاحب، انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نیٹ ورک ہے اس کو بالکل فگر آؤٹ کر لیا گیا ہے. بہت سی چیزیں اس کی جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. کچھ جو چیدہ چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، کچھ ایریاز ہیں جہاں پر انویسٹیگیشن ابھی ہونا باقی ہے، اس کو بھی کر کے انکلوز کر کے تو جو ڈوزیئرز ہیں وہ بھیجے جائیں گے. اور اسی حوالے سے فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو کابینہ کا اجلاس تھا اس کے اندر بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور ڈسکس کرنے کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ایک پرانا کیس چلتا آ رہا ہے ہمارا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، ہم نے اس کو جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پر بھی اس کو اپیل کی ہوئی ہے. اس کے حوالے سے بھی کلبھوشن یادو کا جو کیس چل رہا ہے، تو اب اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس کو ریزالو کر لیا ہے، سالو کر لیا. اور پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ٹائملی اس بندے کو جو ہے، اور وہ آپ نے فوٹیج بھی دیکھی ہوگی زمینہ، کہ کس طرح سے اس کو ٹریک کیا گیا، اور ٹریک کرنے کے بعد اس کے جو جتنے بھی جو ملزمان تھے وہ اس وقت قانون کی گرفت میں ہیں. بالکل جی، اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بروقت کارروائی کی، اس پورے نیٹ ورک کو پکڑ لیا گیا ود ان آورس. تو یہ بڑی کامیابی ہے. ایک اور سنگ میل عبور کیا گیا ہے، اور یہ سنگ میل عبور کیا گیا ہے تعلیم کے میدان میں. چونکہ کووڈ وبا کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے شاہد بچوں کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے، والدین بہت پریشان ہیں. چونکہ آن لائن کلاسز تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری جگہوں پر جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے، یا پھر کچھ ایسے والدین کے مسائل بھی ہیں کہ ان کے پاس اسمارٹ فونز تک اویلیبل نہیں ہیں، تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ مسائل شروع میں تھے، اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسائل کا حل آنا شروع ہو گیا. اور آج اسی سلسلے میں ایک اور پیش رفت ہوئی ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ طلبہ طالبات کی آسانی کے لیے آن لائن سسٹم بنا دیا گیا ہے، اور اسلام آباد میں انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز IBCC کے ایکویلنس سرٹیفکیٹ کے ای پورٹل اور موبائل ایپ کے افتتاح کی تقریب تھی، جسے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ای پورٹل بنا دیا ہے، اور اس سے طلبہ جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل جی، اور اس کے ساتھ اس میں ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہوا کرے گی کہ اس سے جو ان کی جو فیسز ہیں وہ بھی وہ آن لائن پے کر سکیں گے. جو اپنی سرٹیفکیشن حاصل کرنی ہے، اپنی اسناد کو سرٹیفکیٹ کروانا ہے، ان کو ویریفائی کروانا ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی جو مراحل ہیں جن کے لیے مشکلات پیش آتی تھیں وہ اب آسان ہو جائیں گی. اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنوائیں گے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک اور قدم اور بہت ہی اہم قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. آن لائن سسٹم بنایا ہے ایکورنس کا، جس سے بے پناہ بچوں کو آرام ہوگا اور سہولت ہوگی. آپ جہاں کے بھی کہیں ہیں پاکستان میں،
آپ نے آن لائن جا کے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ بھیجنی ہے. آپ کو فزیکلی کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مینول سسٹم برقرار ہے, وہ پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ جا کے کسی آئی بی سی سی کے دفتر میں درخواست دیں اور یہ کریں, لیکن جو آن لائن سسٹم جہاں جہاں ہے ان کے لیے بہت زیادہ آسانی اور سہولت پیدا ہوگی. ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا خطاب. وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے آئی بی سی سی ای پورٹل کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ اس سے جو مسائل ہیں طلبہ طالبات کو آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے. جیسے ابھی آپ نے اسناد کا ذکر کیا, اور جو فیسز پے کرنے کا معاملہ ہے وہ بھی آپ اس اپلیکیشن سے طلبہ طالبات اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پارلیمانی سیکٹری بھی موجود تھے, اس میں سیکٹری تعلیم بھی تھے اس آج کی اس تقریب میں, اور سیکٹری آئی بی سی سی غلام علی ملا بھی اس تقریب میں موجود تھے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, شاہد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسائل سٹارٹ میں تھے, جب کووڈ وبا کا آغاز تھا, جو بالکل آغاز میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اب ان سے نمٹنے کا حل سامنے آتا جا رہا ہے. اس میں سمینہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بالکل نیو نارمل ہے, جس کے بارے میں لوگوں کو بالکل علم نہیں تھا کہ اب کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. تو اب ایک اچھی بات ہے کہ ہم جو ایک نیا نارمل ہے اس کے ساتھ ہم لوگ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. سو دس از نیو نارمل. لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ سے مینج ہو گئے ہیں. جو آرگنائزیشنز ہیں, جو ہماری جو ادارے ہیں, انہوں نے بھی اس کے ساتھ کوپ اپ کر لیا ہے اور ایسے میکنزم بنا لی ہیں جس سے جو ہمارا جو پرانا جو نارمل تھا اس میں جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں, جو روزمرہ کے ہمارے کام تھے, وہ اب اسی نارمل پیس کے ساتھ ہو سکیں گے, بلکہ انفیکٹ آسان ہو گئے ہیں. اب آپ کو فزیکلی جانا نہیں پڑے گا کہیں پر, آپ گھر سے ہی کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ایجوکیشنلسٹ ہیں رضا الرحمان, ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. رضا الرحمان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. رضا الرحمان صاحب بتائیے گا کہ ایک نیو نارمل کا ہمیں سامنا ہے, زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں سب میں ہی ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن ایجوکیشن جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا جو پلر ہے, سب سے بڑا ستون ہے, جس نے ہمارے آنے والے دن کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیسا ہوگا, اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بہت سے مسئلے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. کچھ ریزالو ہو گئی ہیں, کچھ ابھی باقی ہیں. میں چاہوں گا کہ جو پہلے جو پرٹیکولر ایشو ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ایک نیا ای پورٹل ہے, ایک نئی ای ایپ ہے, اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کیا یہ ہے اور کیا اس میں مزید اچھا ہو سکتا تھا. جی تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں, ای پورٹل جو ہے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ آسانیاں پیدا کرے گا ہمارے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, اسکولز کے لیے, پیرنٹس کے لیے. جیسے کہ بچہ اب اسی کے ذریعے اپلائی کر سکتا ہے, اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے, آن لائن پیمنٹس کر سکتا ہے, ٹریکنگ کر سکتا ہے اپنی ریکارڈ کی بھی, اپنے ڈگری کی بھی. یہ ساری چیزیں تو اس کو ملیں گی, لیکن یہ کوئی اتنے بڑا بینیفٹ نہیں ہے, یا کوئی اتنا بڑا انیشیٹو نہیں ہے جس سے کہ بہت زیادہ فائدہ ہو بچے کو. یہ ایک چھوٹا سا کام ہے, اور یہ اگر پہلے مینول بھی اگر ہو رہا تھا تو کوئی اتنی اس میں دشواری نہیں تھی. اگر یہ ای پورٹل کے ذریعے چلا جائے گا تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. ای پورٹل سے بہت زیادہ ضروری یہ تھا کہ بچوں کے لیے آن لائن ایجوکیشن کی سہولت میسر کی جاتی, بچوں کو 4G اور 5G تک رسائی دی جاتی, بچوں کو لیپ ٹاپس یا ٹیب دیے جاتے تاکہ وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے کو آگے بہتر کر سکتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رضا الرحمان صاحب کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنا بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جیسے بھی ہم بھی بات کر رہے تھے کہ جہاں پر انٹرنیٹ ہی نہیں ہے یا پھر والدین کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں, تو یہ بھی مسائل ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کووڈ کیسز میں کمی آنا شروع ہوئی ہے, اسکولز بھی ری اوپن ہوئے ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو امتحانات ہوں گے وہ ریگولر ہی ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال میں کچھ بہتری آئے گی, یا پھر ہم جیسے بھی پچھلے پورے 1.5 سال میں بہت زیادہ نقصان ہوا بچوں کا, وہ صورتحال دوبارہ تو نہیں دیکھنی پڑے گی؟ دیکھیے سمیہ, جو 10th کے بچوں نے اور 12th کے بچوں نے ایگزام دینے سے انکار کیا نا, وہ ساری پچھلے سال کی کارکردگی تھی, جس کی بیسس کے اوپر ان بچوں نے ایگزام دینے سے انکار کیا اور ملینز میں ٹویٹس کی اور بار بار اپنے پیپر کو کینسل کروانے کی بھرپور کوشش کی. وہ صرف مس مینجمنٹ تھی جو پچھلے سال ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتی رہی. یہ سال ہم بہت امید کرتے ہیں کہ بہتری آئے گی. ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں, اور اس دفعہ تو جو پچھلے 2-3 مہینے کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بچے اسکول میں جائیں اور بچے اپنی کانٹمپریری ایجوکیشن کو جاری و ساری رکھیں, اپنے پڑھائی کی طرف توجہ دیں, اپنے کام کو بڑے شوق و ذوق سے کریں. یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو چل رہا ہے شفقت محمود صاحب کا بھی, اور باقی صوبوں کا بھی, اور پنجاب کی طرف سے بھی اس دفعہ بہت اچھی اپروچ بھی سامنے آئی ہے اور چیزیں بھی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ جو آنے والا سال ہے اس میں ہم بچوں کے
जो पिछले साल की तरह बहुत सारे लॉसेस हुए हैं उसको मिनिमाइज कर सकेंगे। अच्छा रज़ा रहमान साहब, रिसोर्सेज के हवाले से आपने बताया कि जो बहुत सी जो हुकूमतें हैं, वो जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं। वज़ीर तालीम जो शफ़क़त महमूद साहब हैं वो भी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लेके चल रही हैं, लेकिन रिसोर्सेज को लेकर देयर विल ऑलवेज बी लिमिटेशंस होंगी। स्पेशली जो हायर एजुकेशन है उसके मामले में हमने देखा कि उनकी रसाई भी जो इंटरनेट या 4G वगैरह है उस तक होती है, और वो लोग जो हमारी सोसाइटी है उसके उस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पर वसाइल की जो फराहमी है वो कदरे आसान होती है बनस्बतन जो हमारे देहात के जो इलाके में जहाँ पर जो लोअर एजुकेशन होती है वहाँ पर चल रही होती है। लेकिन जो लिमिटेशन जहाँ पर वसाइल की आएंगी वहाँ पर हमें अब खुद को किस तरह से तब्दील करना है? क्या आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन से एरियाज़ है जहाँ पर हमेशा लिमिटेशन उनको सामना करना पड़ेगा? तो माँ बाप को, स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं किस तरह से इस न्यू नॉर्मल के साथ वो खुद को कूप अप करें? शाहिद साहब, आपने बड़ी अच्छी जगह पे हमारा जो तवज्जो दिलाई है। देखिए, जो इस वक्त पेरेंट्स और बच्चों की ना एक प्रॉब्लम आ गई हुई है कि हमारी परसेप्शन बन गई है कि एग्जाम्स नहीं देने, पढ़ना नहीं है। वालिदैन की ये परसेप्शन बन गई है कि अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, बच्चे सुबह लेट उठेंगे कोई बात नहीं, बच्चे स्कूल नहीं आज जाएंगे कोई बात नहीं। वालिदैन और बच्चों के अंदर जो न्यू नॉर्मल आ गया ना, जिस तरीके से आ गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये तरीक़ेकार गलत है। इनको इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा कि अगर हालात मुश्किल भी हैं तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर हालात में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो उसके बावजूद हमने अपनी तालीम को जारी और सारी रखना है। अगर आज बारिश भी हो रही है तो बच्चा स्कूल जाएगा, धूप ज़्यादा भी है, गर्मी ज़्यादा भी है तो बच्चे पढ़ेंगे। हमें इस नई परसेप्शन के साथ इसको न्यू नॉर्मल करार देना पड़ेगा और अपनी बहुत सारी जो आप कह लीजिए आराम है, आसानियां हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अपनी सोच को थोड़ा सा बहादुर बनाना पड़ेगा, अपनी सोच को नए अंदाज से एक इस तरह पिच करना पड़ेगा जो कि जिससे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बच्चों का फ़ायदा हो, हमारी तालीम का फ़ायदा हो, हमारे मुल्क का फ़ायदा हो। बिल्कुल आपने बचा फरमाया रिज़ाउर रहमान साहब। और अभी हम देख रहे हैं कि अभी जब दोबारा से स्कूल्स रीओपन हुए हैं तो कहीं कुछ स्कूल्स में 3 दिन क्लासेस होती हैं, कहीं 4 दिन क्लासेस होती हैं हफ्ते में, तो इससे भी तालीम का नुकसान तो हो ही रहा है। और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ने भी अपने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। तो आप क्या नहीं समझते कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को एक पेज पर आना चाहिए, और फिर अगर आपने हफ्ते में 3 दिन ही क्लासेस बुलानी है तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि 2 शिफ्ट्स हों एक दिन में या 3 शिफ्ट्स रखी जाएं? समीना, आपने बहुत ही अच्छा मशवरा दिया है और मैं समझता हूँ कि ये नीड ऑफ द डे है। अगर तो 2 शिफ्ट में आप स्कूल को कर देते हैं तो बच्चों का लॉस जो है वो और मिनिमाइज हो जाएगा। हमें फोकस यही करना है कि किस तरह से बच्चों के लर्निंग लॉस को रिकवर किया जाए। बच्चों का लॉस होना ही नहीं चाहिए। पिछला जो पूरा 1.5 साल बच्चों का लॉस हुआ है उसको हमने अब दोबारा उसकी रिकवरी कैसे करनी है। जो आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है कि अगर 2 शिफ्ट कर दी जाएं या 3 शिफ्ट कर दी जाएं तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हम भी इसको ये रिक्वेस्ट करेंगे, एज एजुकेशनिस्ट भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर्विंग स्कूल अलायंस से भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए करम बच्चों की फेवर में इस तरह के सारे डिसीजन जरूर लिए जाएं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर के साथ बैठने का, मिलने का, उससे सीखने का मौका मिल सके। इस वक्त तो यही सूरत हाल है कि बच्चे जितने ज़्यादा अपने टीचर की कंपनी में रहेंगे उतना ज़्यादा वो सीख सकेंगे, उतना ज़्यादा वो एजुकेट हो सकेंगे, उतना ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकेंगे। बहुत शुक्रिया रिज़ाउर रहमान साहब, माहिर तालीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो ई पोर्टल का इफ्तिताह किया गया है ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे यकीनन तलबा के मसाइल बहुत हद तक हल होंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, उनके जो मसाइल हैं और वालिदैन के जो मसाइल दरपेश हैं ख़ासतौर पर ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, उनको हल करने के लिए भी हुकूमत को भी मज़ीद कुछ इक़दाम करने हैं। अच्छा सबीरा, एक बड़े मज़े की उन्होंने बात की कि लोगों की ना अब आदत बनती जा रही है क्योंकि बहुत लंबी छुट्टियां गुजारी हैं बच्चों ने, तो उनकी अब ना ये क्योंकि इंसान इज़ अ क्रिएचर ऑफ हैबिट, तो अब वो क्या होता है कि वो सुबह लेट उठते हैं और उसके बाद जो है ना स्कूल भी नहीं जाना उन्होंने, तो अब उनकी आदत बन चुकी हैं कि अब उन्होंने लेट उठना है और माँ बाप भी कहते हैं कि ठीक है कौन सा इन्होंने स्कूल जाना है, तो ऑनलाइन क्लासेस को इतना संजीदा भी नहीं लिया जाता। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि इसको संजीदगी से लीजिए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ये भी पार्ट ऑफ एजुकेशन है, बल्कि अब ये न्यू नॉर्मल के अंदर यही फॉर्म ऑफ एजुकेशन होगा। सो इसको आपने भी करना है। हुकूमत या कोई भी जो इदारा है वो एक हद तक ही आपको असिस्ट कर सकता है, आपको सहूलियात दे सकता है। उसके आगे लाजमन तौर पर जो है वो लिमिटेशंस आ जाएंगी, आपकी हुदूद आ जाएंगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं आपको उन लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। सो आपको अपनी जो ड्यूटी है, जो अपने एंड से जो आपको अपने जो फ़राइज़ हैं वो आपको अंजाम देना पड़ेंगे। तो इसमें माँ बाप का और ख़ुद स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा किरदार शामिल रहेगा।
بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں. اگلا ٹاپک ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں. 25 جولائی کو وہاں پر انتخابی میدان سجے گا. اور اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں یہ عام انتخابات ہیں جس میں آزاد کشمیر میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس گہما گہمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل جی، اور اس گہما گہمی کے حوالے سے ہم آپ کو مزید ڈیٹیلز جو ہیں ان سے بھی آگاہ کریں گے. اور جو سیاسی سرگرمی ہے جی، اس کا آغاز جب الیکشنز آتی ہیں تو آبویسلی جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ وہاں پر چلی جاتی ہیں. اور پھر اگین اس کے حوالے سے مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک بڑی ہی دلچسپ قسم کی بات یاد آ رہی تھی. آج انہوں نے جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کو ریپیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہر الیکشن سے پہلے جو ہے وہ پہلے سے ہی ماحول بنانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے، وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس دھاندلی کو ختم کرنے کے لیے کچھ اقدام لیجئے تو وہ اقدام نہیں لیتے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ای وی ایم مشینیں لے آتے ہیں تو وہ ای وی ایم مشینوں کی بات نہیں مانتے. لیکن جب آپ الیکشن کے بعد آتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. بہرحال ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی. مظفر آباد سے عدیل احمد خان کی یہ رپورٹ ہے. یہ رپورٹ دیکھیے، اس کے بعد آپ سے مزید بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں اب گنے چنے دن ہی باقی ہیں. سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں. انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواران انتخابی مہم، جبکہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہے. 8 تاریخ کو ہماری پولنگ اسکیم جو ہے وہ نوٹیفائی ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ٹینٹیٹیو ہمارے پولنگ اسٹیشن ہے وہ تعداد تو ہمارے پاس تقریباً آ چکی ہے. لیکن پولنگ اسکیم جو نوٹیفائی ہوگی وہ 8 تاریخ کو ہماری انشاءاللہ پولنگ اسکیم فائنل ہو جائے گی. یہ جو نیکسٹ مرحلہ رہ گیا اس سے پھر آگے والا مرحلہ جو ہے وہ سب سے عام مرحلہ اس پولنگ اسکیم کے علاوہ بیلٹ پیپر کی چھپائی رہ گئی ہے اور وہ بھی ہم نے کام اس پر شروع کر دیا ہے. آزاد کشمیر اور مہاجرین مقیم پاکستان کے کل 45 حلقوں سے 32,20,546 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس سمیت 32 سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 701 امیدوار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پہنچنے کے لیے قسمت آزمائی کریں گے. صاف، شفاف اور پرامن انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ ہوگا. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر. جی، آپ رپورٹ ملاحظہ کر رہے تھے عدیل خان کی. کشمیر ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا علاقہ ہے اور جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ الیکشن کی ہی سیاسی ہی گہما گہمی کیوں نہ ہو، تو لوگ جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور ایک سارٹ آف این ایونٹ جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو ہم وہ دیکھ رہے تھے مناظر بھی اس کے جو انہوں نے جو آؤٹر سائڈ کے جو مناظر دکھائے تھے تو کشمیر کی خوبصورتی لیکن یہ ایونٹ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ان انتخابات میں یہاں کے لوگوں نے اپنے اگلے 5 سال کا فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کون سی جماعت چاہیے اور جو ان کے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے یا بہت سارے لوگ جو گزشتہ ادوار حکومت کے یا حکمرانوں سے خوش نہیں ہیں تو وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی پرجوش دکھائی دیتے ہیں. موقع ہے ان کے پاس. اس لیے زیادہ گہما گہمی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ایک بار پھر سے بڑھ جاتی ہیں. کیا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ اور وہاں پر کون سی پارٹی مقبول ہے، زیادہ عوام کی زیادہ پسندیدہ پارٹی؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا بخاری صاحب. آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. علی رضا بخاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ آپ نے نیوز شو کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ، مہربانی. یہ فرمائیے گا کہ ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کی جو کیمپین ہے، سیاسی گہما گہمی ہے، وہ عروج پر ہے. آپ بھی یقیناً اس کیمپین کا حصہ ہوں گے. ابھی جو حالیہ دورہ کشمیر تھا آپ کا، وہاں پر آپ کو کیا لگا عوام سے مل کر، لوگوں سے مل کر، ان کی رائے جان کر کہ کون سی پارٹی زیادہ مقبول ہے عوام میں، کون سی پارٹی فیورٹ ہے وہاں کے لوگوں کی؟ بہت شکریہ. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے ایک ولولہ ہے، گہما گہمی ہے، جذبہ ہے. اور چونکہ میں خود جو ہے نا اس الیکشن مہم میں بڑا اگریسولی انوالو ہوں اور گراس روٹ تک جا رہا ہوں، اور ابھی ریسنٹلی میں جو ہے نا پونچھ ڈویژن آلموسٹ ٹور کیا ہے. اس میں باغ کے جو حلقہ جات ہیں، باغ شرقی ہے، وسطی ہے، ڈسٹرکٹ حویلی ہے اور باقی حلقوں میں ہم گئے ہیں. اور اسی طرح مظفر آباد میں، تو باقی جگہوں پہ ہم جا رہے ہیں. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بھرپور جذبہ ہے، جذباتی ماحول ہے اور ولولہ ہے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. لوگوں کی وابستگی بڑھ گئی ہے. دیوانہ وار لوگ پاکستان تحریک انصاف میں جناب چیئرمین عمران خان، وزیر اعظم پاکستان کی لیڈرشپ میں وہ شامل ہو رہے ہیں. قافلہ در قافلہ اس میں شخصیات ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے فیگرز ہیں، ممبران اسمبلی ہیں، ایکس پارلیمنٹیرین ہیں. ایون آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این سے وہاں کے وزراء، منسٹر، انکلوڈنگ می ایز اے پارلیمنٹیرین جو ہے نا میں اس میں ریزائن کر کے اس میں شامل ہوا تھا. تو اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ڈیولپمنٹ کا ویژن ہے، جو آزاد کشمیر کو اپلفٹ کرنے کا ویژن ہے، جو آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کا ویژن ہے، جو آزاد کشمیر کی خوشحالی کا ویژن ہے، اس کو لوگوں نے قبول کر لیا۔ لاسٹ منتھ جب میری ملاقات ان سے ہوئی تھی وزیر اعظم پاکستان سے، ہم تمام باقی رفقا کی، اس میں انہوں نے اس بات کو بڑا واضح کہا تھا، ہم بڑے اس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی وہاں بھرپور طریقے سے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کرے گی، خوشحالی کرے گی، اور خاص کر ٹورزم کو انہوں نے بات کی ہے۔ ٹورزم میں سمجھتا ہوں ریجن میں گیم چینجر ہوگا اور خطے میں غربت کا خاتمہ ہوگا۔ اچھا علی رضا بخاری صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بہت سے علاقوں کو وہاں پر وزٹ بھی کیا، تو آپ مقامی لوگوں سے ملے بھی ہوں گے، آپ نے ان کے مسائل بھی دیکھے ہوں گے، میں چاہوں گا کہ ان مسائل کی جانب آپ اشارہ کریں تاکہ جو آنے والی جو بھی حکومت بنتی ہے وہاں پر، جو بھی پارٹی وہاں پہ الیکشن میں جیتتی ہے، تاکہ وہ ان مسائل کا تدارک کر سکے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کے کون کون سے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کہ پچھلے کچھ ادوار سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور مقامی لوگوں نے آپ سے وہ شیئر کیے ہیں؟ ایک تو میں اس میں گزارش کروں کہ مسائل کے ساتھ ساتھ پہلا جو مسئلہ پورے ریجن کا ہے، اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی بڑی گہری وابستگی ہے۔ وہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنائے تو تحریک آزادی کشمیر پہ، چونکہ آزاد کشمیر تحریک کا بیس کیمپ ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کی فتماب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جوانوں، بزرگوں کو، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کو ایک میسج دے کہ ہم بھرپور جذبے کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ پی ٹی آئی کا جو منشور ابھی جو پارٹی نے دیا ہے، اس میں پہلی ترجیح تحریک آزادی کشمیر ہے، اور یہ آزاد کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے لوگوں کو حوصلہ بڑھا ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں بنیادی مسائل ہیں لوگوں کے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، جو روڈز کا ایشو آپ دیکھ لیں، سڑکوں کی، اور جو لوگوں کے رسل و رسائل کے معاملات، اس میں بہت مواصلات کے مسائل ہو گئے، اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور خاص کر ہیلتھ کا بہت بڑا ایشو ہے۔ اور ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2005 میں جب زلزلہ ہوا تھا، اس وقت سے اب تک بے شمار جگہوں پہ اسکولوں کی چھتیں موجود نہیں ہیں۔ لوگ تعلیم چاہتے ہیں، لوگ صحت چاہتے ہیں، بے روزگاری، یوتھ کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں رہی۔ پی ٹی آئی نے منشور میں یوتھ پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے، روزگار کی بات کی ہے، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں ٹورزم کو انڈسٹری کا درجہ دینے کی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ٹورزم کو اگر انڈسٹری کا درجہ دیا جائے گا، ٹورزم کی پالیسی آئے گی جب، جو کہ یقیناً آئے گی، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، یہ حکومت انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی اور عمران خان کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے والی گورنمنٹ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں ٹورزم اگر انڈسٹری کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو پڑھے لکھے ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، ان کو روزگار ملے گا۔ بہت شکریہ سر، روزگار ملے گا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے علی رضا بخاری، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود تھے، معاف کیجیے گا، اور اس حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ روزگار جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایشو ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ جو روزگار ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی کمیونٹی کا سب سے بنیادی مسئلہ ہوا کرتا ہے، اور اسی حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ روزگار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ منشور کا سب سے بنیادی کلیہ ہے۔ اس حوالے سے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ایک شارٹ بریک کے ساتھ کہیں مت جائیے گا۔ سلام پاکستان میوزک ویڈیوز مقابلہ 14 اگست 14 لاکھ نقد۔ اگر آپ کے سروں سے آزادی کی مہک آتی ہے تو اپنے بہترین ملی نغموں کی ویڈیوز 25 جولائی تک ہمیں بھیج دیجئے۔ 29 منتخب گانے 1 اگست سے 14 اگست تک پی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے، تو آج ہی وطن کے نام اپنی محبت کو نغمے کی شکل دیجئے۔ ویڈیو شوٹ کیجئے اور ایچ ڈی کوالٹی ویڈیوز بذریعہ وی ٹرانسفر یا گوگل ڈرائیو لنک salampakistan@ptv.com.pk پر بھیج دیجئے۔ پہلا انعام 7 لاکھ روپے، دوسرا انعام 4 لاکھ روپے، تیسرا انعام 3 لاکھ روپے۔ ویڈیو بھیجنے کی آخری تاریخ 25 جولائی 2021 ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔
नासिन, ब्रेक के बाद अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम जितने भी कश्मीरी हैं वो आज से हफ्ता-ए शोहदा मना रहे हैं। हफ्ता-ए शोहदा 13 जुलाई 1931 के शोहदा की याद में मनाया जाता है और इन दिनों के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल हो जाती है। कश्मीर मीडिया सर्विस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से दी गई है और तमाम आज़ादी पसंद रहनुमाओं और तंजीमों ने एहतजाजी कैलेंडर की हिमायत भी की है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से जारी कैलेंडर के मुताबिक कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज मकबूजा जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में और दीगर जगहों पर तकारीब का अहतमाम भी किया गया और रैलियाँ निकाली गईं और इन रैलियों में एक ही नारे नजर आए, गो इंडिया, गो बैक। और इंडिया के हवाले से इंडिया भारत ने जो जुल्म सितम रवा रखे हुए हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में उसकी मजम्मत की गई है इन नारों में। और बड़ी तादाद में कश्मीरी लोग वहाँ पर निकल आए और उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। और जब हफ्ता शोहदा का आगाज़ हुआ है तो 8 जुलाई को यौम मुज़ाहमत भी मनाया जाएगा और यौम मुज़ाहमत जो है वो मुमताज़ नौजवान रहनुमा बुरहान शहीद वानी और उनके साथियों के यौम शहादत की याद में मनाया जाएगा। बिल्कुल जी, और ख़ास तौर पर जब ये हफ़्ता होता है तो इसके हवाले से दुआया तकारीब का अहतमाम किया जाता है। लोग जो है वो इकट्ठे होकर जो है वो दुआया तकारीब करते हैं, फातिहा ख़ानी करते हैं कि जो शहीद हुए थे उन लोगों के लिए। और इसके साथ साथ फिर ऑब्वियसली वो जो है वो एहतजाजी रंग जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेती है। एहतजाजी जो है वो जलसे जुलूस किए जाते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं और पूरा हफ़्ता जो है वो इस दौरान जो है पूरे हफ़्ते के दौरान जो है ना वो हड़ताल रहती है पूरे कश्मीर के अंदर। तो ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये वीक है क्योंकि वो 1931 के दौरान जो जुल्म सितम की एक ख़ास तौर पर वो जो स्पेसिफिक वीक था जिसके दौरान जो है वो अमल किया गया, जितने लोग शहीद हुए। और फिर एक और दिलचस्प चीज़ जो है वो इसके साथ साथ जो बुरहान वानी की शहादत है जो कि ऑब्वियसली लेटर ऑन जो है ये वाक़या कुछ अर्सा पहले जब पेश आया और एक बिल्कुल एक नौजवान जिसे आप कहें कि ही वाज अर्ली इन हिज 20s और उसने जो है वो एक सामने आया और एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर, एक एहतजाज के तौर के ऊपर उसने एक नई एहतजाजी तहरीक को जन्म दिया। और उसके बाद की फिर जो हालात थे हमने देखा कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसने भी उसको नोटिस किया, तमाम दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक नौजवान को जो है वो इंडियन जो फोर्सेस हैं उन्होंने किस बर्बरियत और जुल्म का निशाना बनाया और उसको शहीद कर दिया। तो इस हवाले से एक जो रैलीज़ हैं वो उनके नाम की भी रैलीज़ निकलती हैं, उनके हवाले से भी जलसे जुलूस होते हैं। और ख़ास तौर पर जो इस हवाले से अगर आपको बताएं तो उनका जो कस्बा है तिराल उसकी जानिब भी मार्च किया जाएगा। बिल्कुल जी, और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं 1931 के शोहदा की और शहीद बुरहान वानी की शहादत के हवाले से, उनके साथियों की शहादत के हवाले से बेशुमार लोग हैं, बेशुमार शहादतें हैं, एक तारीख़ है जो कि भरी पड़ी है कुर्बानियों से और आज़ादी हासिल करने की जिद्दोजहद जो मुसलसल जारी है। और कहा जाता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर एक ऐसी वादी है, एक ऐसा खित्ता है जहाँ पर 80 लाख से ज़ायद लोग कैद कर रखे हैं और ये कैद कर रखे हैं मोदी सरकार ने, भारत ने। लेकिन आज़ादी की जिद्दोजहद जारी है और वहाँ के मतवालों का ये कहना है, निहत्ते कश्मीरियों का यह कहना है कि ये जिद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें आज़ादी मिल नहीं जाती। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है हमारी नुमाइंदा हुमा इकबाल ने, आप ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। जमहूरियत का लिबादा ओढ़े भारतीय हुकूमत दुनिया में वाक़ जन्नत के बासियों पर दुनिया की बदतरीन आमरीत कायम किए हुए है। 70 बरसों से मजलूम कश्मीरियों की नौनिहाल नस्ल को काटा जा रहा है, ख़वातीन की इस्मतों को तार तार किया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कश्मीर के नौजवान सपूतों को हक़ खुद इरादियत का तकाजा करने और जन्नत नज़ीर में मजहबी आज़ादी की ख्वाहिश रखने पर न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि हर रोज़ सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों को उनके घरों, दुकानों और दफ्तरों से गायब कर लिया जाता है। कश्मीरी बहनें अपने सुहाग की याद में सालों साल आधी बेवा के तौर पर जानी जाती हैं। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों पर ना खत्म होने वाला लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और आज मकबूजा वादी के कश्मीरी 9 लाख से जायद मौजूद भारतीय साम्राज्य की फौज के संगीनियों के साए में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं।
मकबूजा जम्मू कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है, जहां पर मासूम व मजबूर कश्मीरी हर रोज जुल्म जबर के ताज़ियाने बर्दाश्त कर रहे हैं और आलमी बरादरी खामोश है। मैं कैद हूँ, मैं महसूर हूँ, खौफ है, जब्र है और एक यास है, सिसकती बिलकती भूख है, प्यास है, बंदूकों के साए में। ये घर भी मेरा है, ये दर भी मेरा है, फिर क्यों काबिज है वो और खामोश हो तुम, क्यों खामोश हो तुम। जुल्म यह है कि उन्हें मजहबी आज़ादी भी हासिल नहीं है, नमाज जुमा की इजाज़त नहीं, आशूरा के जुलूसों पर आंसू गैस की शेलिंग से मजहबी जज्बात को रौंदा जाता है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों पर तशद्दुद होता है, आज़ादी की जंग लड़ने वाले कश्मीरी मुजाहिदों को दहशतगर्द करार देते हुए उनके अहले खाना के साथ जानवरों से बुरा सलूक किया जाता है। पाकिस्तान दहाइयों से कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है और 73 बरसों से हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इसी जज्बे के साथ कश्मीरियों की हिमायत जारी रखे हुए हैं। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, आप रिपोर्ट मुलाहिज़ा कर रहे थे हुमा इकबाल की, और इसी हवाले से कुछ मज़ीद बात भी करेंगे सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद मंजूर अहमद शाह से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल कैसी है, वहाँ के लोगों के क्या ख्यालात हैं, किस तरह के उनके जज्बात हैं, और ये जो एक स्पेसिफिक हफ़्ता है जो शोहदा के हवाले से इसको मंसूब किया जाता है, इस हफ़्ते को शोहदा के हवाले से, इस हवाले से भी कुछ उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मंजूर अहमद शाह साहब। जनाब क्या हाल है? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सैयद मंजूर अहमद शाह साहब, जानना चाहेंगे कि कश्मीर का वैसे तो हर वक्त ही हम उसके साथ वाबस्ता रहते हैं, हमें उसके साथ जितनी भी वहाँ की जो खबरें होती हैं, इतलात होती हैं, उनसे मुंसलिक हम रहते हैं, लेकिन इस खास तौर पर इस हफ्ते के हवाले से जिसको शोहदा के साथ मुंसलिक किया जाता है, मंसूब किया जाता है, इस हफ्ते के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस किस्म की जो लोग हैं उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं, किस तरह से वहाँ पर इस हफ्ते को जो है वो मनाया जा रहा है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। ये हफ्ता जो है बड़ा अहम इसलिए है कि इस हफ्ते में जो हमारी रेजिस्टेंस मूवमेंट की, जो हमारी तहरीक जो है मज़ाहमत की, इसके एक अजीम हीरो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी साहब 8 जुलाई को शहीद कर दिए गए, यानी परसों के दिन उनको शहीद कर दिया गया। और इस हवाले से इसकी अहमियत ये भी है कि कश्मीरी वहाँ आज़म नौ के साथ बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को खराज तहसीन पेश करते हैं और इस बात का आज़म दोहराते हैं कि हम इंशाअल्लाह बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी साहब के मिशन को, यानी आज़ादी के हदफ को हासिल कर लेंगे। इस हफ्ते की दूसरी अहमियत ये है जिसकी वजह से ये करना पड़ा कि 5 तारीख को परसों वो पुलवामा में 5 नौजवानों को शहीद कर दिया गया और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया जी वो मुजाहिद हैं, हालांकि वहाँ मुजाहिद के पास होता ही क्या है, ना असला होता है, ना ट्रेनिंग होती है, ना कोई चीज़ होती है, इसलिए उसको मिलिटेंट करार दे के मावराए अदालत कत्ल करना हिंदुस्तान की इंतहाई ज़्यादती है। इसलिए उनको भी खराज तहसीन पेश कर रही है पूरी कौम, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसीलिए इसका हफ्ता यौम शुहदा करार दिया है कि सारे शुहदा को, और ख़ास तौर पर जो इस हफ्ते में शहीद हो गए उन शुहदा को, उन हीरोज़ को हम सलाम पेश करते हैं और उनके आज़म को हम आगे लेकर जाएंगे, उनके इरादों को हम अमली जामा पहनाएंगे। और इस वक्त सारी कौम है वहाँ 8 तारीख को हड़ताल करेगी, उसकी तैयारियां हैं और बहुत सारी तंजीमें वहाँ पोस्टर कैंपेन भी चला रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो मसाजिद और इस तरह के प्लेटफार्म से लोगों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं कि वो ये शुहदा का हफ्ता भरपूर तरीके से मनाएंगे और हिंदुस्तान को ये जवाब देंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान जो भी डेमोग्राफिक चेंज करे, हिंदुस्तान सारे लोगों को कत्ल करे, हिंदुस्तान वहाँ जो है नए नए कवानीन जो भी वो लागू करे, जो उन्होंने 2019 के बाद से लेकर अभी तक लागू कर दिए हैं, किसी भी कानून को, किसी भी जगराफियाई तब्दीली को, किसी भी सियासी तब्दीली को हम नहीं मानते, कश्मीरी अवाम नहीं मानते। कश्मीरी अवाम उनके खिलाफ रिवोल्ट में शहीद हो रहे हैं, रेजिस्टेंस में शहीद हो रहे हैं, मगर वो अपने अज़म से, अज़म बिल जज़म से
पीछे नहीं हट रहे हैं, वो इंशाअल्लाह आज़ादी लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है मंजूर अहमद शाह साहब कि ये जो इज्तिमात हैं जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, ना सिर्फ भारत को जवाब है बल्कि हम कह सकते हैं कि ये आलमी बिरादरी का ज़मीर झंझोड़ने के लिए, ज़मीर जगाने के लिए भी एक आवाज़ बुलंद की जाती है। इस तरह से इकट्ठे होकर कश्मीरी उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि 80 लाख लोगों को कैद कर रखा है भारत ने उनकी अपनी ही वादी में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में। और तो और जो हुर्रियत रहनुमा है, हुर्रियत क़यादत है, बड़ी तादाद में वो बड़े अरसे, लंबे अरसे से गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद है। इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ हैं और आलमी बिरादरी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक मैसेज भी जाता है पूरी दुनिया के लिए? बिल्कुल एक मैसेज ये जा रहा है कि हम ये जब हफ्ता शुहदा मनाते हैं तो इसका ये भी एक मकसद है कि बैन सतूर अक़वाम, बैनुल अक़वामी इदारों को और इंसानी हुकूक की तंजीमों को ये पैगाम जाए, और ख़ास तौर पर UN सिक्योरिटी काउंसिल और जो ये बड़े हैं और दुनिया के फैसला करने वाले ममालिक हैं, उनको ये पैगाम जाए कि हम अपनी आज़ादी के लिए बिल्कुल डटे हुए, और भारत ने जो कश्मीर को मक्तलगाह बनाया है, भारत ने कश्मीर को जो कत्ले आम करने की एक जगह बनाई है, वो जो हमारे खून से होली खेल रहे हैं, इसके बावजूद हम अपने आज़म से नहीं हटे हुए, इसके बावजूद हमें वो अपनी आज़ादी के मुतालबे से दूर नहीं रख सकते और हमें वो ज़ेर नहीं कर सकते। वहाँ 10 लाख फौजें इस वक्त जंगी जुनून पैदा कर रही हैं, एक जो है ना वो वार हिस्टेरिया उन्होंने कायम किया हुआ है निहत्ते कश्मीरी आवाम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो वो प्रोपगंडा कर रहे हैं। इस प्रोपगंडे को ज़ाइल करने के लिए हम दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह और मुस्तान भारत के किसी भी जो इरादे को, भारत के किसी भी मुहिम जोई को हम नहीं मानते, और हम भारत की ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल के बावजूद हम आज़ादी का नारा नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह और मुस्तान कश्मीरी कौम भारत के चुगल से आज़ाद होकर रहेगी। अच्छा मंजूर अहमद शाह साहब, एक सवाल जो है ना मैं करना चाह रहा था, और इस हवाले से ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि जितनी भी जो फुटेजेस हमारे पास आती हैं, जितनी भी जो हम वीडियोस देखते हैं, उनके अंदर जो मेजरली तादाद जो लोग एहतजाज कर रहे होते हैं वो नौजवानों की हुआ करती है, और भारत भी जो है वो नौजवानों को ही टारगेट कर रहा होता है। जैसे कि वो जो नौजवान हैं, जो नए, जो बिल्कुल जिनकी उम्रें जो हैं वो 16, 17, 18, 20 साल की उम्रें जिनकी हैं, वो उनसे खौफजदा भी मालूम होता है। तो किस तरह का जो कश्मीर का नौजवान है वो किस तरह से खुद को इन्फोर्स करता है, उसके अंदर इतना जज्बा कैसे है कि वो डरता भी नहीं है, वो देख भी रहा है कि नौजवान मर रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है, उनको अगवा भी किया जा रहा है, लेकिन वो स्टिल अपने आप को उसने किसी ना किसी तरीके से अपने जज्बों से अपने आप को जो है वो उसने मामूर करके रखा हुआ है। लाइन ड्रॉप हो गई हमारी मंजूर अहमद शाह साहब के साथ, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे, और मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहता था कि बड़ी एक हैरत अंगेज़ किस्म की सूरत हाल हमारे सामने होती है, और एक बड़े जैसे आप कहिए कि इसको देख के हैरानगी भी होती है, खुशी भी होती है कि जितनी जो मेजर तादाद में लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे होते हैं, जो रेजिस्टेंस की जिन्होंने ये जो रीत है इसको कायम रखा हुआ है, उसके अंदर जो तादाद है वो नौजवानों की है, और नौजवानों से मुराद हमारी उन बच्चों की है कि जिनकी उम्रें 17 साल, 18 साल, 19 साल और 20 साल की जिनकी उम्रें हुआ करती हैं वो हैं। अब वो देख भी रहे हैं कि उसके बाद वो देख भी रही हैं कि उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और समीना ये बड़ा ही एक ही वक्त में इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है, हैरत अंगेज़ भी है, और खुशी का भी इसमें खुशी का भी हम इजहार करते हैं कि जो नौजवान हैं वो देखते हैं कि उनके साथ जो साथी हैं उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनको हब्स बेजा में रखा जा रहा है, उनको मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ना ही वो डरते हैं, ना ही उनका जज्बा कम होता है, और वो कॉन्टीन्यूसली बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि ये जो तहरीक है, ये जो एक स्ट्रगल है, ये जारी सारी रहती चली जाती है। बिल्कुल जी, और ये जारी सारी रहती है और ये जारी सारी रहेगी, इस अस्म का इजहार किया जाता है इस तरह के इज्तिमात करके। जैसे अभी हफ्ता शुहदा मनाया जा रहा है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे जो इज्तिमात होते हैं वहाँ पर उनका मकसद यही होता है कि भारत को ये पैगाम देना होता है कि आप जितने भी जुल्म सितम हम पे कर लें, जैसे भी हमें कैद कर लें, हमारी अपनी सरजमीन हमारे लिए तंग कर दें, सांस लेना मुहाल कर दें, जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उनको दबा लें, कत्लो गारत करें, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमसे वो जज्बा नहीं छीन सकते जिसका जिक्र अभी आप शाहिद कर रहे थे कि उन नौजवानों में वो जज्बा हुर्रियत, वो जज्बा आज़ादी जो वलवले मार रहा होता है, वो जज्बा जो ठाठे मार रहा होता है, पूरी दुनिया को भी एक पैगाम होता है कि वो सेन वॉइसेस जिनका कुछ बोलना या जिनका कोई एक्शन इस मामले को हल कर सकता है, इस मामले का कोई हल निकाल सकता है, कोई उम्मीद पैदा हो सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन ये निहत्ते नौजवान अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए खड़े हैं और मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक ये खड़े रहेंगे, और उनका एक ही मुतालिबा है कि उन्हें आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, और आप किसी इंसान को मार सकते हैं, उसके ख्याल को, उसकी तहरीक को, उसके नज़रिए को आप नहीं मार सकते।
आगे बढ़ते हैं जी और कुछ बात करते हैं जी हम कोरोना वायरस के हवाले से, और कोरोना की जो सूरत हाल है उसके हवाले से कुछ बात करते हैं। कुछ अदाद शुमार हैं जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। दुनिया भर में जो कोरोना वायरस है उससे मुतासर अफराद की तादाद जो है वो जो 18 करोड़ 49 लाख, तकरीबन 18.5 करोड़ से जो है वो ज़ायद हो चुकी है इसकी। और इसकी जो ख़तरनाक वायरस है अब तक 40 लाख से ज़ायद जो है वो अमवात हो चुकी हैं, लोग जो है वो मौत की वादी में जा चुके हैं। और कोरोना वायरस के मरीज़ों के अतबार से अमेरिका अभी तक जो है वो पहले नंबर पर है, और जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पर, जबकि ब्राज़ील जो है वो तीसरे नंबर पर है। और बहुत ही तवील अरसे से ये तीनों मुल्क जो हैं वो इसी रेस के अंदर, इसी जैसे आप कहें सीक्वेंस के साथ मौजूद हैं। अमेरिका पहले पे, भारत दूसरे पे, और फिर उसके बाद ब्राज़ील जो है वो तीसरे नंबर पर है जी। बिल्कुल जी। और अभी शाहिद जैसे अभी आपने बात की कि भारत अब अपने जो आदाद शुमार हैं केसेस के, उसके एतबार से दूसरे नंबर पर आ चुका है। और इसकी वजह यह है कि भारतीय हुकूमत की नाअहली है, लापरवाही है, कोताही है कि वो इस वबा से निपटने में नाकाम रहे, क्योंकि वो तो शरअंगेज़ी फैलाने में मसरूफ़ रहते हैं। तो वो अपने लोगों को मरने से, इस वबा से मरने से कैसे बचा सकते हैं। तो सूरत हाल ये है कि नई किस्म डेल्टा जो है उसने भारत में तो तबाही मचा रखी ही थी, लेकिन अब 82 ममालिक में भी फैल चुकी है ये किस्म और इंडियन वेरिएंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये शुक्र के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब इस वेरिएंट की तशख़ीस नहीं हुई, ये वेरिएंट अभी पाकिस्तान में नहीं आया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बर वक्त और मौसर इक़दाम किए गए कोरोना से निपटने के लिए, चाहे वो पहली लहर हो, दूसरी लहर हो या फिर तीसरी लहर में। हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया, ट्रेस ट्रैक क्वारंटीन की हिकमत अमली अपनाई गई, और इस हिकमत अमली को पूरी दुनिया ने सराहा भी, और बहुत सारी जगहों पर शाहिद हमने देखा कि इसको अडॉप्ट भी किया गया। जब वो टाइम भी हमें याद है जब पूरी दुनिया में मुकम्मल, बहुत सारे ममालिक में मुकम्मल लॉकडाउन में चले गए थे, तब पाकिस्तान में तब भी सूरत हाल उतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए इसको काउंटर किया गया और केसेस में बहुत ज़्यादा कमी हमने आती हुई देखी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तीसरी लहर में भी ऐसा ही देखने में आया, कामयाबी हासिल हुई। लेकिन अभी जो आदाद शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि सूरत हाल थोड़ी सी एक बार फिर से तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि केसेस में थोड़ा सा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही कोरोना की पाबंदियों में थोड़ी नरमी हुई तो शाहिद हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, अवामी इज्तिमात हों, पार्क्स हों, पब्लिक पार्क्स हों, या फिर शॉपिंग की जगह हैं, या फिर हॉस्पिटल्स हों। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब एक तो लोग वैक्सीन भी खुद को करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ मास्क का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, एहतियाती तदाबीर करना छोड़ देते हैं। वो शायद ये समझ लेते हैं कि अब हम वैक्सीनेट हो चुके हैं तो हमें शायद उस तरह से एहतियात नहीं करनी। इसकी वजह से भी ये भी एक वजह करार दी जा रही है कि केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, और ये वार्न भी किया गया है कि अगर एहतियात ना की गई, हम सब ने और आपने ताउन ना किया हुकूमती इक़दामात का, तो चौथी लहर का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और एक बड़ा ही पुराना कॉल है, हम लोग अक्सर उसको सुनते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। तो इसलिए ये इसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हमारे सामने आती है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। थोड़ी सी एहतियात जो है वो आपको, आपकी फैमिली को बचा सकती है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एहतियात करें। और जहाँ तक समीना बात है कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है, अगर आप देखें तो अब पूरी दुनिया जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन ही कर रही है। गो कि वो ये नाम इस्तेमाल बेशक ना कर रही होगी, बहुत से ममालिक के नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जो तमाम दुनिया के जितने भी जो ममालिक हैं वो यही अब पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। इंडिया की आप मिसाल ले लीजिए, आप वहाँ पर भी जिन शहरों में जो प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर वो लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं, जो इदारे वो बंद कर सकते हैं उनको कर रहे हैं, जो नहीं बंद कर सकते, क्योंकि 2 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। बिल्कुल। अब 2 साल तो आप अपनी इंडस्ट्री को बंद कर नहीं सकते। उन्होंने बंद करके देख लिया, इंडस्ट्री भी बंद रही, जो आपको मुआशी नुकसान था वो भी होता रहा, लेकिन कोरोना भी आपसे कंट्रोल नहीं हो सका, तो आपको डबल नुकसान करना पड़ा। जो गरीब था वो गरीब तर होता चला गया, और जो बीमारी से मर रहे थे वो ऑलरेडी मजीद मरते चले गए। तो अब पूरी दुनिया जो है, इनफैक्ट जो हम लोग देखते हैं कि बरतानिया, जो कि अगर मिसाल लें तो बरतानिया के अंदर भी स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वही जारी है। अभी तक उन्होंने सफरी पाबंदियां लगाई हुई हैं, और यही स्मार्ट लॉकडाउन था कि कुछ जगहों को बंद करें और जो कुछ जगह ज़रूरी हैं चलने के लिए, जिससे आपकी मईशत का पहिया भी चलता रहे, जो आपका गरीब बिल्कुल लोअर बेल्ट का जो तबका है, जो बिलो द बेल्ट लोग हैं, वो भी ना पिसे और उनकी भी जो ज़िंदगी का जो एक पहिया है वो जारी रहे। यही स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी कि आप बिल्कुल ही बंद करके मत बैठ जाएं, आप जो है वो आगे साथ साथ चलते रहें। तो मेरे ख्याल से बड़ा ही इफेक्टिव तरीका था और टाइमली डिसीजन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो सारी दुनिया ने इसको अपना लिया है, लेकिन उस वक्त खान साहब ने इसको बहुत ही टाइमली डिसीजन लिया। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक टाइमली और राइट डिसीजन एक वक्त के ऊपर उन्होंने लिया। बिल्कुल जी। और हमारा इसमें और हमारे नाज़रीन बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम सबका ये ताउन दरकार है इन तमाम तर हिकमत अमलियों और काविशों को कामयाब बनाने में कि हम ताउन करें और हम एहतियाती तदाबीर का दामन अभी हाथ से मत छोड़ें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं, कोरोना अभी हमारे बीच ही एग्जिस्ट करता है। और बहुत सारे
सारे लोग, अभी ऐसी भी मिसालें सामने आती हैं कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता वैक्सीनेशन के बाद भी आप वायरस से एक्सपोज होते हैं, आपको वायरस लगता है, तो उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो एक नॉर्मल फ्लू की सूरत में रह जाता है और बहुत जल्द चला जाता है। उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी उन लोगों में पाई जाती है जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं हुई, या फिर उन लोगों में जो कि एहतियाती तदाबीर नहीं करते और वो फिर इस वायरस का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपने खुद को और अपने प्यारों को कोरोना वायरस से महफूज रखना है, एक तो खुद को वैक्सीनेशन करवाइए क्योंकि वैक्सीन ही इसका वाहिद इलाज है, और दूसरा तमाम तर एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाइए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। मौसम अभी चूँकि बहुत गर्म है और इन महीनों में ज़्यादा नॉर्मली देखा जाता है कि गर्मी ही होती है, लेकिन इस बार ये भी देखने में आ रहा है कि गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, और शायद ऐसा बहुत कम होता है कि वफाकी दारुल हुकूमत के मौसम की अगर बात की जाए तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ऊपर चला जाए। तो हमने देखा कि हालिया दिनों में या गुज़श्ता कुछ दिनों में मौसम में बहुत ज़्यादा शिद्दत पाई गई। बिल्कुल जी, और मौसम की जो शिद्दत है इस हवाले से ऑब्वियसली तमाम लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं। तो आपको जो एक छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर, वंस अगेन एहतियात इलाज से बेहतर है, आप छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार कर सकते हैं और उनसे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं जी। तो मौसम के हवाले से, मौसम जो है जो उसकी जो पेशगोई की जा रही है आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, हम आपको बता भी रहे हैं कि जो मुल्क के जो बेशतर मैदानी इलाके हैं उनमें मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम कुछ जो हमारे जो नॉर्दर्न एरिया के जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश के इम्कानात के हवाले से बताया जा रहा है। और अभी शाहिद, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी तो मौसम में बहुत ज़्यादा शिद्दत है, मौसम बहुत गर्म है, लेकिन अभी मॉनसून का जो स्पेल है वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद मौसम में कुछ बेहतरी आएगी, शिद्दत में कमी आएगी। लेकिन जब मॉनसून की बारिशें शुरू होती हैं तो उसके अपने मसाइल होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां या ऐसे वायरसेस भी आ जाते हैं जो कि हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है कि जो स्पेल है वो जुलाई में ही शुरू हो जाएगा और मिड जुलाई से ये मॉनसून स्पेल शुरू हो जाएगा। इस हवाले से जो पेशगोई है वो भी कर दी गई है और जो एहतियाती तदाबीर होती हैं, जो इक़दामात ज़रूरी होते हैं वो भी कर लिए। अच्छा सबीना, अब तो बहुत आसान है कि अब तो आप जो है ना वो ऑनलाइन अपने आप को अपडेट रख सकते हैं कि मौसम क्या बदल रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो इस हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कीजिए। आप मौसम के हवाले से अगर अपडेट्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस बहुत सारी मौजूद हैं, वेदर अपडेट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। और इस हवाले से भी आप अगर आप अपना कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं या जो काश्तकार हैं वो फसलों की काश्त के हवाले से कोई प्लान है तो वो भी इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इसके साथ ही हमारे न्यूज़ शो का वक्त ख़त्म हो गया। हमें हमारी प्रोग्राम टीम की इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने